दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बड़ी सी हवेली में घुसकर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसके हाथ में एक तस्वीर थी जिसमें एक दरवाजा बना हुआ था, मानो वो उस तस्वीर वाले दरवाजे को ही ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। और दोस्तों थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वो दरवाजा मिल भी गया, जिसे खोलते ही वो बेसमेंट में आ चुका था। और दोस्तों यहाँ भी वो उस चीज को ढूंढने की काफी कोशिश करता है जिसके लिए वो यहाँ आया है, पर काफी कोशिशें करने के बाद भी उसे वो चीज वहां पर नहीं मिलती। और दोस्तों इसीलिए वो उस बेसमेंट के और अंदर चला जाता है जहां एकदम से कोई चीज उस पर हमला कर देती है। और दोस्तों इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो अब दोस्तों अगर हम इस पूरी घटना को समझे तो हमें यही पता चलता है कि उस हवेली में कुछ तो ऐसा कीमती जरूर है जिसे ढूंढते हुए वो आदमी वहां पर पहुंचा था, और उसके काफी ढूंढने पर भी वो चीज उसे वहां पर नहीं मिली, लेकिन उस बेसमेंट में जाकर वो अपनी जान से हाथ जरूर धो बैठा। तो अब दोस्तों इसके अगले सीन में हम अपनी कहानी के मेन हीरो को देख पाते हैं जिसका नाम गौतम है। और दोस्तों गौतम एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है जो कि अब तक कई सारे केसेस को सॉल्व कर चुका है। और दोस्तों इन केसेस को सॉल्व करने में गौतम के अंडर 3 लोग और काम करते हैं जो कि है आरजे, आकांक्षा और नकुल। ये तीनों ही गौतम के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और उसके हर केस को सॉल्व करने में उसका साथ देते हैं। तो अब दोस्तों आगे हम कहानी में देखते हैं कि गौतम को आज एक स्पेशल सेमिनार में बुलाया गया था जहां वो अपने सॉल्व किए हुए केसेस के एक्सपीरियंस को वहां पर मौजूद लोगों के साथ शेयर कर रहा है। और यहाँ वो उन्हें बताता है कि हर इंसान के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है। कोई इंसान अपनी पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव पर हावी रखता है, तो वही कई लोग अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव पर हावी रखते हैं। ज्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि लोग किसी न किसी परेशानी के चलते अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और हम लोग उन्हें भूत प्रेत का नाम दे देते हैं, जबकि असल में हमें उस इंसान के अंदर चल रही परेशानी को समझने की जरूरत होती है। पर जब ऐसे इंसान को कोई समझ नहीं पाता तो उसकी नेगेटिव एनर्जी उस पर हावी होने लगती है। तो अब दोस्तों गौतम उन्हें ये सब समझा ही रहा था कि तभी एक लड़की अपना हाथ उठाकर उससे एक सवाल पूछती है। वो लड़की उसे कहती है कि सर आपका मतलब है कि भूत प्रेत या बुरी आत्माएं नहीं होती? तभी गौतम उसे जवाब देते हुए कहता है कि जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ है उस हिसाब से तो होती है, पर 90% केसेस में ये सब नहीं होता। तभी वो लड़की उसे कहती है कि सर क्या आपका कभी किसी ऐसी शक्ति से सामना हुआ है जहां आपने खुद को कमजोर फील किया हो, यानी कोई ऐसा केस जिसे आप अभी तक भूल नहीं पाए? अब दोस्तों उस लड़की का ये सवाल सुनते ही गौतम थोड़ा सैड हो चुका था, यानी उसे कोई ऐसी बुरी घटना याद आई थी जिसे वो कभी याद ही नहीं करना चाहता था। तो इसीलिए वो उस लड़की को कहता है कि हाँ मेरे साथ भी एक ऐसी घटना हुई थी जिसे मैं कभी नहीं भुला पाता, पर माफ कीजिए मैं उस घटना को आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। तो अगर आपका कोई और सवाल है तो पूछिए, क्योंकि अब मेरे जाने का वक्त भी हो चुका है। तो अब दोस्तों ये सेमिनार यहीं पर खत्म होता है, जिसके बाद हम गौतम और उसके साथियों को उसके घर में बैठा देखते हैं, जहां आकांक्षा गौतम को कहती है कि तुम आज इतने उदास क्यों लग रहे हो, क्या तुम्हें फिर से अपने पिताजी की याद आ रही है? तभी गौतम उसे कहता है कि जब सेमिनार में उस लड़की ने मुझसे वो सवाल पूछा तो मुझे अपने पिताजी की याद आने लगी। शायद मैं उन जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा, वो बहुत ही महान इंसान थे। अब दोस्तों वो आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी नकुल जो कि उनके पीछे ही बैठा अखबार पढ़ रहा था, वो उन्हें कहता है कि आज के अखबार में एक जबरदस्त न्यूज छपी है। इसमें लिखा है कि उत्तराखंड में एक मॉर्गन हाउस नाम का एक बंगला है जिसे भारत के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में शामिल किया गया है। लोगों का मानना है कि वो घर भूतिया है, क्यों ना हम सब वहां जाकर उस बंगले की मिस्ट्री को सॉल्व करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे ग्रुप का नाम और भी ऊंचा हो जाएगा। तभी आकांक्षा उसे कहती है कि मॉर्गन हाउस के बारे में तो मैंने भी एक किताब में पढ़ा था जिसमें लिखा था कि उस बंगले में अंग्रेजों का छुपाया हुआ खजाना अब भी मौजूद है, पर उस बंगले के बारे में जो भी कहानियां लोगों ने बनाई हुई हैं उनके डर से वहां पर कोई जाता ही नहीं, क्योंकि सब लोगों को यही लगता है कि वहां कोई ऐसी चीज है जो कि वहां जाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ती। तो अब दोस्तों सबकी बातें सुनकर गौतम उन्हें कहता है कि उस किताब का नाम क्या है जिसमें उस बंगले के बारे में लिखा है। मुझे वो किताब चाहिए, क्योंकि अगर उस बंगले से कोई जिंदा नहीं लौटता तो हम वहां पर जरूर जाएंगे। जरा देखे तो सही कि वह ऐसी कौन सी चीज है जो उस खजाने पर अपना कब्जा जमाए बैठी है। दोस्तों तभी आकांक्षा उन्हें उस किताब का नाम बताती है और वो सभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में उस किताब को ढूंढने में लग जाते हैं। जहां जब वो सभी उन किताबों को ढूंढने में लगे हुए थे तो कुछ किताबें एकदम से नीचे गिर जाती हैं, जिनमें मॉर्गन हाउस वाली किताब भी मौजूद थी। और दोस्तों इन किताबों का गिरना गौतम को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने इसे नजरअंदाज करके वो किताब उठा ली और वो उसे पढ़ने के लिए अपने साथ ले आए। और अब दोस्तों यहाँ वो एक कैफे में बैठकर उस किताब को पढ़ने लगते हैं ताकि उन्हें उस बंगले के बारे में और
और जानकारी मिल सके। और थोड़ी देर उस किताब को पढ़ने के बाद गौतम उन्हें कहता है कि हम सब 2 दिन के बाद उस बंगले के लिए निकलेंगे, तब तक के लिए मुझे एक काम है, उसे मैं निपटा लूं और तुम सब भी 2 दिन के बाद तैयार रहना। अब देखते हैं कि उस बंगले में कौन से राज छुपे हुए हैं। अब दोस्तों जहां एक तरफ ये सब चल रहा था, वही हम दूसरी तरफ लंदन के एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां विक्टर नाम का एक बिजनेसमैन एडमिट है। और अब क्योंकि विक्टर को एक लाइलाज बीमारी थी, तो इसीलिए उसके पास कुछ ही घंटों का समय बचा था, जिसके कारण उसकी पूरी फैमिली उसके पास मौजूद थी, जिसमें उसका बेटा एलेक्स और एलेक्स की पत्नी कैथरीन और इन दोनों की बेटी कारा थी। और अब दोस्तों विक्टर अपने बेटे को कहता है कि बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जो कुछ भी कमाया था मैं तुम्हें दे नहीं पाया, क्योंकि हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो चुका था और अब मेरे पास तुम सबको देने के लिए एक बंगला ही बचा है जो कि इंडिया में है। और मैं तुम सबको यही कहूंगा कि तुम सब जाकर उस बंगले में अपनी जिंदगी सुकून से बिताओ, क्योंकि अब यहाँ रहना तुम सबके लिए बहुत मुश्किल होगा। तुम सबको और मुश्किलें ना देखनी पड़े, इसीलिए इंडिया जाकर अपनी जिंदगी बिताओ, वही तुम सबके लिए अच्छा होगा। जहाँ दोस्तों एलेक्स अपने डैड को कहता है कि डैड आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब आपको यहाँ से सही सलामत लेकर जाएंगे और आप भी हमारे साथ ही रहेंगे। अब दोस्तों एलेक्स अपने डैड को ये सब बोल तो रहा था, पर अंदर से वो सभी जानते थे कि विक्टर को बचाया नहीं जा सकता और इसीलिए कुछ ही घंटों के बाद विक्टर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जहां उसके मरने के बाद एलेक्स अपने पिता के कहे मुताबिक अपनी पूरी फैमिली को लेकर इंडिया आ गया, ताकि वो सब सुकून से उस बंगले में अपनी जिंदगी बिता सकें। और दोस्तों यहाँ वो एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठकर उत्तराखंड में मौजूद अपने घर के लिए निकल चुके थे। जहाँ रास्ते में जाते वक्त एलेक्स की बेटी उससे पूछती है कि पापा क्या हम अब इस नए देश में ही रहेंगे? तो एलेक्स उसे कहता है कि बेटा ये कोई नया देश नहीं, बल्कि इंडिया ही हमारी जन्मभूमि है, यानी इंडिया ही हमारा अपना देश है, लंदन नहीं। अब दोस्तों वो सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी गाड़ी का ड्राइवर एलेक्स को कहता है कि सर लगता है कि आप कई सालों के बाद इंडिया लौट रहे हैं, वैसे आप उत्तराखंड में जा कहाँ रहे हैं? दोस्तों तभी एलेक्स उसे कहता है कि हमारा वहाँ पर एक पुश्तैनी बंगला है जिसका नाम मॉर्गन हाउस है, हम सब वहीं पर रहने के लिए जा रहे हैं। अब दोस्तों एलेक्स के ऐसा बोलते ही उस ड्राइवर ने गाड़ी को वहीं पर रोक लिया और वो एलेक्स को बहुत ही डरी हुई आवाज में कहता है कि सर कहीं आप उस भूतिया घर की बात तो नहीं कर रहे? अगर आप वहां जाने वाले हैं तो माफ कीजिए, मैं आपको वहां नहीं ले जा सकता। दोस्तों उस ड्राइवर की ये बात सुनकर वो सभी काफी हैरान हो चुके थे कि वो उनके घर को भूतिया क्यों बोल रहा है, और इसीलिए एलेक्स उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम आधे रास्ते तो पहुंच ही चुके हैं और अगर तुम हमें यहाँ छोड़कर चले गए तो हमें तो यहाँ से कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी और हमारे पास तो सामान भी काफी है। पर तभी वो ड्राइवर उसे कहता है कि सर आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं और आगे आपको नहीं ले जा सकता, मुझे अपनी जान नहीं गंवानी। आप ऐसा कीजिए कि आप यहाँ तक आने के पैसे भी मुझे मत देना, पर मैं आपको और आगे नहीं ले जा सकता। अब दोस्तों इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच काफी बहसबाजी होने लगी कि तभी वहां से एक पुलिस की गाड़ी गुजरती है, जिसमें से एक ऑफिसर जिसका नाम एसआई अविनाश था, वो उनके पास आकर उन्हें कहता है कि क्या बात है, तुम दोनों यहाँ बीच रास्ते क्यों लड़ रहे हो? तभी वो ड्राइवर उस ऑफिसर को कहता है कि सर ये आदमी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं, ये लोग एयरपोर्ट से मेरी गाड़ी में बैठकर यहाँ तक आए हैं और जब मैंने यहाँ से आगे जाने के लिए मना किया तो ये मुझसे झगड़ा करने लगे। पर तभी एलेक्स उस ऑफिसर को कहता है कि सर दरअसल मैं और मेरी फैमिली इसे हमारे घर तक छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, पर ये हमें यहाँ बीच रास्ते में ही छोड़कर जाने की बात कर रहा है और बोल रहा है कि हमारे घर में तो जैसे कोई भूत प्रेत रहता है, अब आप ही बताइए हम यहाँ से कैसे जाएंगे? दोस्तों तभी ऑफिसर अविनाश उसे कहता है कि हम भी आगे उसी इलाके में जा रहे हैं, मुझे बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को वहाँ छोड़ देंगे। दोस्तों तभी एलेक्स उसे अपने घर का नाम बताता है और वो अपनी फैमिली के साथ पुलिस की जीप में बैठ जाता है। और अब रास्ते में जाते वक्त ऑफिसर अविनाश एलेक्स को पूछता है कि मैंने शायद आपको कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको कहाँ देखा था। तभी एलेक्स उसे कहता है कि सर मैं लंदन के फेमस बिजनेसमैन विक्टर का बेटा हूँ, आपने शायद मुझे टीवी पर किसी न्यूज चैनल में देखा होगा। तभी अविनाश उसे कहता है कि हाँ शायद टीवी पर ही देखा होगा और वो आगे उसे कहता है कि मैं आपके बंगले के सामने से कई बार गुजरा हूँ, पर मैं अंदर से उसे कभी नहीं देख पाया, आपका बंगला सच में काफी आलीशान है। अब दोस्तों एलेक्स उसे कहता है कि सर आपका हमारे घर में हमेशा स्वागत है, आप जब चाहो हमारे घर आ सकते हो, हमें बहुत खुशी होगी। तो अब दोस्तों वो अपने घर तक पहुंच चुके थे, जहां एलेक्स अविनाश को शुक्रिया कहता है और वो उसे अपने घर के अंदर आने के लिए भी कहता है।
पर दोस्तों ऑफिसर अविनाश उसे कहता है कि मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, हम किसी और दिन आराम से मिलेंगे, अभी तो मुझे जाना होगा। अब दोस्तों वो उसे अपना फोन नंबर देकर चला जाता है, जहाँ एलेक्स भी अपनी फैमिली के साथ बंगले में आ गया, जहाँ वो अपने घर की थोड़ी साफ सफाई करते हैं और अपना सामान वगैरह सही से करके लगाते हैं। और दोस्तों इसी के बीच एलेक्स की वाइफ कैथरीन जब बेसमेंट का दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो उससे वो दरवाजा नहीं खुलता और उसने इस दरवाजे पर हर एक चाबी लगाकर देख ली, पर फिर भी उससे वो दरवाजा नहीं खुला, जिस वजह से वो ऐसे ही वापस लौट आती है। और जब वो सभी रात को डिनर कर रहे थे तो वो एलेक्स को उस दरवाजे के बारे में बताती है, जहां एलेक्स उसे कहता है कि कोई बात नहीं, उस दरवाजे की चाबी यहीं कहीं होगी, हम सुबह उस चाबी को ढूंढ लेंगे, वैसे भी आज हम सब बहुत थके हुए हैं, तो इसीलिए खाना खाओ और आराम से सो जाओ। अब दोस्तों जहां एक तरफ ये सब चल रहा था वही हम दूसरी तरफ गौतम की टीम को देख पाते हैं, जो कि मॉर्गन हाउस जाने के लिए तैयार हो चुकी थी, पर गौतम अब भी किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। और यहाँ आरजे आकांक्षा को कहता है कि गौतम हर बार ऐसा ही करता है, जब भी हमें कहीं जाना होता है तो वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, तुम उसे कॉल करके पूछो कि वो वापस कब आएगा। तो अब दोस्तों आकांक्षा उसे कॉल लगाती है, जहाँ गौतम उन्हें कहता है कि वो बस 1 घंटे में लौट आएगा और उसके आते ही वो सब साथ में मॉर्गन हाउस के लिए निकलेंगे। अब दोस्तों ये बोलते ही गौतम ने उनकी कॉल काट दी थी, जिस पर आरजे उन्हें कहता है कि कभी कभी तो समझ नहीं आता कि ये आदमी करता क्या रहता है, पता नहीं हमें बिना बताए इसे कौन से काम करने होते हैं। तो अब दोस्तों जहां एक तरफ ये सब चल रहा था वही हम दूसरी तरफ एलेक्स की फैमिली को देख पाते हैं, जहां एलेक्स अपने घर के गार्डन में बैठा हुआ था और उसकी पत्नी घर की सफाई में लगी हुई थी। और दोस्तों यहाँ जब वो घर की साफ सफाई कर रही थी तो वहां पर पड़ा पियानो अपने आप बजने लगा, जिसकी आवाज कैथरीन को भी सुनाई दी, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपना काम करती रही। और दोस्तों शाम को जब उसका काम पूरा हो गया तो वो नहा धोकर अपने कमरे में चली गई, जहां जब वो सोने की तैयारी कर रही थी तो उसे एकदम से एक अजीब सी फीलिंग आई, मानो उसे कमरे में कोई देख रहा हो। और जब वो अपने आसपास देखती है तो उसके कमरे में पड़ा सामान अपने आप नीचे गिरने लगा, जिसे देखते ही वो एकदम से डर गई और वो जल्दी से भागती हुई घर के बाहर आ गई, जहां एलेक्स बैठा हुआ था। और दोस्तों यहाँ एलेक्स उसे ऐसी हालत में देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो, सब ठीक तो है ना। जहाँ दोस्तों पहले तो कैथरीन उसे इस घटना के बारे में बताने वाली थी, पर क्योंकि एलेक्स अपने बिजनेस को लेकर पहले ही चिंता में था तो इसीलिए कैथरीन उसे कुछ नहीं बताती और वो इस बात को टालकर वहां से चली जाती है। अब दोस्तों कैथरीन को ये तो समझ आने लगा था कि उनके घर में कोई ना कोई चीज तो जरूर है, पर वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती तो वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। तो अब दोस्तों इसके बाद रात को जब कैथरीन सबके लिए डिनर तैयार कर रही थी तो उनके घर पर कोई नॉक करता है और जब एलेक्स दरवाजा खोलकर देखता है तो वहां पर ऑफिसर अविनाश खड़ा था, जो कि अपनी बीवी के साथ एलेक्स की फैमिली को मिलने आया है। और दोस्तों वो एलेक्स को कहता है कि माफ करना, हम बिना बताए तुम्हारे घर चले आए, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई। जहां एलेक्स उसे कहता है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हमें तो खुशी है कि आप हमें मिलने आए, क्योंकि हम तो यहाँ वैसे भी ज्यादा लोगों को नहीं जानते और आपके यहाँ आने से हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई अपना मिलने आया हो। तभी अविनाश उसे कहता है कि दरअसल मेरी आपके बंगले को अंदर से देखने की काफी इच्छा थी और आजकल तो मैं ड्यूटी से भी फ्री चल रहा हूँ, तो इसीलिए सोचा कि तुम्हें मिलाऊं। अब दोस्तों एलेक्स उसे अपने बंगले के अंदर बुलाता है और उसे अपना बंगला दिखाना शुरू कर देता है, जहाँ अविनाश जो कि अपने साथ एक कैमरा लेकर आया था वो उसके घर की तस्वीरें खींचने लगा। और वो एलेक्स को कहता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं तुम्हारे बंगले की कुछ तस्वीरें ले लूं। तो एलेक्स उसे कहता है कि सर आप जितनी चाहे उतनी तस्वीरें ले सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब दोस्तों वो बातें करते करते बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच चुके थे, जिसे देखकर अविनाश उससे पूछता है कि वो किस चीज का दरवाजा है, क्या हम उसे खोलकर अंदर जा सकते हैं। तो एलेक्स उसे कहता है कि सर मैं आपको उसके अंदर भी ले जाता अगर उसकी चाबी हमारे पास होती। दरअसल हम जब से यहाँ आए हैं हमें उस दरवाजे की चाबी मिल ही नहीं रही, तो इसीलिए सॉरी हम उसके अंदर जा नहीं पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ अविनाश को उस दरवाजे को देखकर कुछ तो अजीब लग रहा था, पर वो इसके बारे में ज्यादा बात ना करते हुए वहाँ से वापस लौट गए और अब वो सभी साथ में बैठकर डिनर करते हैं, जहाँ अविनाश उन सबको कहता है कि आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और आज इस बंगले को अंदर से देखकर मेरी दिली तमन्ना भी पूरी हो गई, क्योंकि मैंने सुना था कि ये बंगला अंग्रेजों के टाइम से बना हुआ है, बस इसीलिए मेरी इसे अंदर से देखने की इच्छा थी।
और आगे वो उन्हें कहता है कि आप लोग मुझे अपना परिवार ही समझिए, अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक फोन कीजिएगा। जिस पर एलेक्स की फैमिली उसे कहती है कि हम सबको भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आप जब भी चाहे हमें मिलने आ सकते हैं। तो अब दोस्तों वो सब तो आपस में बातें कर रहे थे, पर एलेक्स की बेटी क्लारा वहाँ चुपचाप बैठी हुई थी, मानो जैसे वो किसी बात से नाराज हो। और दोस्तों जब कैथरीन उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है तो वो उसके हाथ को दूर हटा देती है, जिसकी वजह से वो चम्मच टेबल पर जा गिरा और अविनाश की पत्नी के कपड़ों पर भी दाल गिर गई, जिसे देखते हुए एलेक्स को क्लारा पर थोड़ा गुस्सा आया और उसने उसे डांट भी लगा दी। पर तभी अविनाश उसे कहता है कि कोई बात नहीं, दाल ही तो गिरी है, और वैसे भी जिस घर में बच्चे हो वो तो शरारत करेंगे ही। तभी एलेक्स की वाइफ अविनाश की पत्नी को कहती है कि वॉशरूम ऊपर है, आप मेरे साथ चलिए, हम वहां जाकर इसे धो लेंगे। तभी अविनाश की पत्नी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ऊपर जाके इसे धो लेती हूँ, आप क्लारा को यहाँ लाकर उसे खाना खिला दीजिए। तो अब दोस्तों जब अविनाश की पत्नी वॉशरूम में जाती है तो कोई अचानक से उसका दरवाजा बंद कर देता है, जिसे देखकर वो काफी डर गई और वो जोर जोर से दरवाजा पीटकर मदद के लिए चिल्लाने लगी, जिसकी आवाज सुनते ही वो सभी वहाँ पर आ गए और उन्होंने उस दरवाजे को खोलकर उसे बाहर निकाल लिया। और दोस्तों यहाँ अविनाश उसे कहता है कि तुम्हारा दरवाजा किसने बंद किया, तुम ठीक तो हो ना। जहाँ उसकी पत्नी उसे कहती है कि पता नहीं इस दरवाजे को किसने बंद किया, मैं तो अंदर अपने कपड़ों पर लगा दाग साफ कर रही थी कि तभी अचानक से किसी ने पीछे से आकर ये दरवाजा बंद कर दिया। अब दोस्तों ये सब होता देखकर एलेक्स उन्हें कहता है कि आई एम सॉरी, हमारे घर पर आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, पर हमें भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि हम सब तो टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अविनाश उसे कहता है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं, घर में एक छोटी बच्ची है, हो सकता है कि उसने ही शरारत की हो, पर मुझे लगता है कि हमें अब चलना चाहिए क्योंकि रात भी काफी हो चुकी है। और आगे अविनाश उन्हें कहता है कि तुम सब भी इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बच्चों के घर में होते ये सब तो होता ही रहता है, हम अगले हफ्ते दोबारा से मिलेंगे, पर अभी हमें चलना चाहिए। अब दोस्तों ये बोलते ही अविनाश और उसकी पत्नी वहां से चले गए, पर वहीं एलेक्स अब भी उसी घटना के बारे में ही सोच रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किया किसने होगा। अब दोस्तों जहां एक तरफ एलेक्स के घर में ये सब चल रहा था, वही हम दूसरी तरफ गौतम की टीम को देख पाते हैं, जो कि मॉर्गन हाउस जाने के लिए निकल चुकी थी। और दोस्तों वो सब रास्ते में आते वक्त यही बातें कर रहे थे कि अगर उन्हें उस घर में खजाना मिल गया तो उन सब की तो जिंदगी ही बदल जाएगी। जहां इसी बीच आरजे गौतम को कहता है कि हम सब उस खजाने के सपने तो देख रहे हैं, पर अगर उस घर में सच में कोई भूत हुआ तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि लोगों में उस घर को लेकर जो अफवाहें फैली हुई हैं वो सच हों। तभी गौतम उसे जवाब देते हुए कहता है कि जब तक एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डर किस बात का, और वैसे भी तो हम कितने सालों से ऐसे भूतिया घरों के किस्से सुनते आ रहे हैं, क्या आज तक हमें कोई भूत दिखा जो अब दिखेगा। अब दोस्तों वही दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि अपने घर में बैठा उसी घटना के बारे में सोच रहा था, और उसके घर में जो भी घटनाएं हो रही थी उन्हें देखकर उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके घर में कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, जिसे वो अब तक समझ नहीं पा रहा। क्योंकि एक दिन पहले ही जब वो बगीचे में बैठा अपना काम कर रहा था तो उसकी पत्नी भी उसके पास भागती हुई आई थी, और कुछ दिनों से क्लारा का बिहेवियर भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है। तो अब दोस्तों वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है, जो कि जोर जोर से चीख रही थी, जिसे सुनते ही वो एकदम से चौंक गया, और क्योंकि उसकी आवाज बेसमेंट से आ रही थी तो वो भागता हुआ बेसमेंट में आ पहुंचा, जहां वो उस दरवाजे को खुला देखकर हैरान रह गया कि आखिर जिस दरवाजे की चाबी उन्हें मिल ही नहीं रही थी वो अपने आप कैसे खुल गया। और दोस्तों यहाँ जब वो बेसमेंट के थोड़ा और अंदर जाता है तो अपनी बेटी को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई, क्योंकि उसकी बेटी हवा में तैर रही थी, और जब वो एकदम से हवा से नीचे गिरी तो एलेक्स ने उसे पकड़ लिया। और दोस्तों अब ये सब देखकर उसका शक यकीन में बदल चुका था कि उनके घर में कोई ना कोई बुरी शक्ति तो जरूर है जो कि उन्हें खत्म करना चाहती है। और दोस्तों एलेक्स अब अपनी बेटी को उठाकर जल्दी से बेसमेंट से बाहर भागने की कोशिश करता है, जहां उस बेसमेंट में पड़ी चीजें अपने आप उसके ऊपर गिरने लगी, मानो वो बुरी शक्ति उसे वहां से बाहर जाने से रोक रही हो। पर दोस्तों जैसे तैसे करके एलेक्स अपनी बेटी को वहां से बाहर ले आया और वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जहां उसकी बेटी उसे कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। जिस पर एलेक्स उसे पूछता है कि बेटा तुम उस बेसमेंट में कैसे पहुंची, क्या तुमने ही उस दरवाजे को खोला। जिस पर क्लारा उसे कहती है कि डैड मुझे नहीं पता मैं वहां कैसे पहुंची, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। तो अब दोस्तों इस सब को देखते हुए एलेक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या।
और इसीलिए वो ऑफिसर अविनाश को कॉल करके इस पूरी घटना के बारे में बताता है, जिसे सुनते ही अविनाश भी बिल्कुल शॉक हो चुका था और वो उसे कहता है कि एलेक्स तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम बस उस बेसमेंट की तरफ किसी को भी मत जाने देना, हम सुबह ही इस मुसीबत का हल निकालते हैं। और आगे अविनाश उसे कहता है कि उसे भी उसके घर में कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर उसने उसे इसीलिए कुछ नहीं बताया ताकि वो दुखी ना हो जाए। तो अब दोस्तों एलेक्स उसे कहता है कि सर आप कुछ भी कीजिए, पर मेरी फैमिली को इस सब से छुटकारा दिलाइए। अगर आज मैं बेसमेंट में टाइम पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्लारा के साथ क्या होता। तभी अविनाश उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सुबह ही चर्च में जाकर पादरी से इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि वो एक ऐसे आदमी को जानते हैं जो कि हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। तो अब दोस्तों जैसे ही सुबह होती है तो अविनाश चर्च में जाकर पादरी से मिलता है और उसे एलेक्स के घर की पूरी कहानी बताता है, जिस पर वो पादरी से कहता है कि बेटा मैं समझ चुका हूँ कि तुम किस मुसीबत से गुजर रहे हो। आज शाम को ही मेरा एक खास आदमी उस घर में एक विधि करने के लिए जाएगा। उसने पहले भी ऐसी कई बुरी शक्तियों को काबू में किया है और इसीलिए वो तुम्हारी समस्या का हल भी जरूर निकालेगा। तो अब दोस्तों इसके बाद वो पादरी गौतम को कॉल लगाते हैं और उसे मॉर्गन हाउस जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद शाम होते ही गौतम एलेक्स के घर पर आ जाता है, जो कि उस घर में विधि करने के लिए अपने साथ 2 आदमी लेकर आया था। जी हाँ दोस्तों, यानी गौतम ही वो आदमी है जो कि एलेक्स के घर में मौजूद बुरी शक्ति को खत्म करने वाला है। और अब दोस्तों ऑफिसर अविनाश भी एलेक्स के घर पहुंच चुका था, जो कि एलेक्स के घर में चल रही घटनाओं के बारे में गौतम को बताता है। और अब दोस्तों ये सब सुनने के बाद गौतम एलेक्स की बेटी क्लारा को देखता है, जो कि उसे बड़े अजीब से तरीके से घूर रही थी। और अब दोस्तों घर में ये सब होता देखकर कैथरीन एलेक्स को कहती है कि ये लोग कौन है, आखिर कोई मुझे बताएगा कि हमारे घर में चल क्या रहा है। और आगे वो एलेक्स को कहती है कि ये हमारी बेटी को ऐसे क्यों घूर रहे हैं, जिस पर एलेक्स उसे कहता है कि मैंने ही इन लोगों को घर में बुलाया है और ये लोग जो भी करने वाले हैं इन्हें करने दो, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है। तो अब दोस्तों गौतम के आदमी जब क्लारा को विधि में बिठाने के लिए ले जाने वाले थे तो गौतम उन्हें रोककर कहता है कि क्लारा को नहीं बल्कि उसकी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, जिसे सुनते ही कैथरीन एकदम से शॉक हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, यानी उस घर में जो भी बुरी शक्ति थी उसने क्लारा को नहीं बल्कि कैथरीन को पोजेस कर रखा था, जिसके बारे में एलेक्स को बेसमेंट में जाकर ही पता चल चुका था, जिस दिन वो वहाँ क्लारा को बचाने के लिए गया था। और वहाँ उसने देखा था कि वहाँ सिर्फ क्लारा ही नहीं बल्कि कैथरीन भी वही मौजूद थी, जो कि क्लारा को उस बेसमेंट में मारने ही वाली थी, पर क्योंकि टाइम पर वहां एलेक्स पहुंच चुका था तो इसीलिए वो ऐसा कर नहीं पाई। और इसीलिए उसी दिन ही एलेक्स समझ चुका था कि उसकी पत्नी कैथरीन ही उस बुरी शक्ति के काबू में है। तो अब दोस्तों जैसे ही गौतम उसे अपने सामने बिठाकर विधि शुरू करता है तो कैथरीन जोर जोर से चिल्लाने लगी और देखते ही देखते उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई, जिसे देखकर वो सभी काफी डर चुके थे। पर दोस्तों गौतम अब भी अपने मंत्र पढ़े जा रहा था, जिसके चलते कैथरीन में मौजूद बुरी शक्ति को काफी गुस्सा आने लगा और वो उन्हें कहती है कि तुम लोग मुझे मेरे ही घर से निकालने आए हो, लगता है आज तुम सबकी मौत तुम्हें यहाँ लेकर आई है। और अब दोस्तों ये बोलते ही कैथरीन जोर से चीखती है, जिस वजह से उसके घर के दरवाजे और खिड़कियां टूटने लगे। और दोस्तों ये सब देखकर वो सभी समझ चुके थे कि उस बुरी शक्ति का गुस्सा और भी बढ़ चुका है। और अब इसी के चलते कैथरीन गौतम पर भी हमला करती है, जहां गौतम ने उसे अपने मंत्रों की शक्ति से वहीं पर रोक लिया। और अब दोस्तों गौतम के लगातार मंत्र पढ़ने की वजह से कैथरीन बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, जिसके बाद कैथरीन उन सबको देखकर रोने लगी और वो एलेक्स की तरफ देखकर कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, प्लीज मुझे मेरी बेटी से मिलने दो। और अब ये देखकर गौतम को भी लगा कि कैथरीन उस बुरी शक्ति से आजाद हो चुकी है, जिस वजह से वो एलेक्स को कहता है कि वो अपनी बेटी को कैथरीन से मिलने दे। पर दोस्तों जैसे ही क्लारा उसके पास जाती है तो कैथरीन फिर से अपने शैतानी रूप में आ गई। जी हाँ दोस्तों, यानी कैथरीन अब भी उस बुरी शक्ति से आजाद नहीं हुई थी, जिस वजह से उसने क्लारा पर फिर से हमला करने की कोशिश की। पर दोस्तों तभी एलेक्स ने हिम्मत दिखाते हुए क्लारा को जल्दी से अपनी तरफ खींच लिया और वो उसे वहां से ले जाने ही वाला था कि तभी कैथरीन ने एक औजार को उसकी गर्दन में घुसा दिया, जिस वजह से एलेक्स वहीं मारा गया। और दोस्तों इसके बाद कैथरीन वहां मौजूद सभी लोगों पर किसी न किसी चीज से वार करती है, जिसके चलते अविनाश भी अपनी जान गंवा बैठा और इसमें गौतम भी काफी जख्मी हो गया।
और अब दोस्तों ये सब होता देखकर गौतम भी समझ चुका था कि इस शक्ति को रोकना उसके बस की बात नहीं, क्योंकि वो शक्ति औरों के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर है। तो अब दोस्तों गौतम भी अपनी तंत्र विद्या से कैथरीन पर हमला करता है, जिस वजह से कैथरीन गौतम को भी जान से मारने की कोशिश करने लगी। पर दोस्तों बदकिस्मती से गौतम भी कैथरीन को रोकने में नाकामयाब रहा और यहाँ वो भी सबकी तरह अपनी जान गंवा बैठा। और दोस्तों यहाँ उन सबके मरने के बाद कैथरीन के अंदर मौजूद बुरी शक्ति कहती है कि इस घर की चीजों पर सिर्फ मेरा हक है और जो कोई भी इस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा उसका यही हश्र होगा। और ये कहते ही वो कैथरीन को भी खत्म करके उसका शरीर छोड़ देती है। तो अब दोस्तों यहाँ तक हमने मूवी में देखा कि कैसे एक बिजनेसमैन का बेटा अपनी फैमिली को लेकर इंडिया में रहने आया, जिसका उत्तराखंड में एक पुश्तैनी घर था। पर कुछ दिनों के बाद ही उन सबके साथ उस घर में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी, जिसके चलते वहाँ एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट को बुलाया गया और उन सब ने मिलकर उस घर को बुरी शक्ति से आजाद करवाने की कोशिश तो की, पर इसमें उन सब ने अपनी जान गंवा दी। पर दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस गौतम को हमने एलेक्स के घर में विधि करते हुए देखा वो गौतम नहीं बल्कि उसके पिता थे, जिसका नाम डायनामो था, जो कि पेशे से एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट ही था। और ये एलेक्स के घर वाली जो पूरी घटना हुई थी ये सब 2004 में हो रहा था। यानी दोस्तों ये पूरी कहानी जो कि हमने यहाँ तक देखी वो सब पास्ट की कहानी थी। जहां अगर हम अब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो गौतम जो कि अपने पिता डायनामो की तरह एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है, वो भी अपनी टीम के साथ अब इसी घर में आ रहा है ताकि वो सब इस घर में मौजूद खजाने को हासिल कर सकें। और इस घर में मौजूद खजाने के बारे में इन्हें एक किताब से पता चला था जिसमें इस घर की पूरी कहानी लिखी हुई है। तो अब दोस्तों जब वो रास्ते में जा ही रहे थे तो वो देखते हैं कि आगे जाने का रास्ता बंद है, जिसे देखते हुए आरजे कहता है कि मुझे पता था कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर होगी, हमारी इतनी दूर आने का क्या फायदा जब हम आगे जा ही नहीं सकते। तभी गौतम उसे कहता है कि आगे तो हम जरूर जाएंगे, अब यहाँ तक आए हैं तो खजाना लिए बिना तो यहाँ से नहीं लौटने वाले। तो अब दोस्तों इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहाँ उन्हें कुछ लोगों से बातचीत करके मॉर्गन हाउस जाने के लिए दूसरा रास्ता पता चल चुका था और वो इसी रास्ते से मॉर्गन हाउस पहुंच भी गए, जहां दोस्तों वो सब अब काफी खुश थे कि फाइनली वो उस खजाने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। और यहाँ गौतम उन सबको कहता है कि हम सब काफी लंबा सफर तय करके यहाँ आए हैं, तो इसीलिए आज आराम कर लो, हम कल सुबह उस खजाने को ढूंढना शुरू करेंगे। तो अब दोस्तों जैसे ही सुबह होती है तो वो सब उस खजाने की खोज शुरू कर देते हैं, जहाँ उस घर में काफी ढूंढने पर भी वो खजाना उन्हें नहीं मिला। और इसीलिए गौतम उन्हें कहता है कि जिसने भी उस खजाने को छुपाया है वो बहुत ही शातिर इंसान था, पर हम भी ऐसे हार मानने वाले नहीं। तो अब दोस्तों इसके बाद गौतम इस घर के बारे में जानने के लिए कुछ लोगों से मिलने की कोशिश करता है, जहां उसे एक आदमी मिल भी गया जिससे वो उस घर के बारे में बातचीत करता है। और यहाँ गौतम उसे कहता है कि सर मैं मॉर्गन हाउस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला हूँ, क्या आप मुझे उस घर के बारे में कुछ बता सकते हैं? क्योंकि अगर आप उस घर के बारे में मुझे कुछ भी बता सकते हैं तो इससे मेरी डॉक्यूमेंट्री में काफी हेल्प हो जाएगी। जहाँ वो आदमी उसे कहता है कि सर अच्छा होगा कि आप उस घर से दूर ही रहें, क्योंकि आज तक जो भी वहाँ गया है वो जिंदा नहीं लौटा, और अगर आपको भी अपनी जान प्यारी है तो वहाँ मत जाइएगा। जहाँ गौतम उसे कहता है कि नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उस घर के अंदर बिल्कुल नहीं जाने वाला, इसीलिए तो बाहर से ही कुछ लोगों से पूछताछ कर रहा हूँ ताकि मुझे उस घर में जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो अब दोस्तों वो आदमी उसे उस घर की कहानी बतानी शुरू करता है, जहाँ वो बताते हुए कहता है कि आजादी से पहले जब हमारे देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी तो अंग्रेजों ने इस इलाके से कर वसूलने के लिए एक आदमी को काम पर रखा जिसका नाम जॉर्ज मॉर्गन था, और वो इस इलाके के लोगों के लिए एक शराब था, क्योंकि वो टैक्स के नाम पर लोगों से उनके धन और जेवरात की लूट किया करता, जिसके बारे में बड़े अधिकारियों को कोई खबर नहीं थी। और इसी के चलते जब वो एक दिन फिर से उस गांव में लूट करने आए तो उसे उस गांव की एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम मोगरा था, और उसने मोगरा को कहा कि अगर वो उससे शादी करती है तो वो उसे रानी बनाकर रखेगा और वो उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने देगा। तो अब दोस्तों क्योंकि मोगरा एक अनाथ लड़की थी तो उसने सोचा कि अगर वो जॉर्ज से शादी करेगी तो काफी खुश रहेगी, और इसीलिए मोगरा उससे शादी करने के लिए मान गई। तो अब दोस्तों जॉर्जी ने उसे जो वादा किया था उसने वो पूरा भी किया, यानी उसने उसे बिल्कुल रानी की तरह ही रखा, क्योंकि गांव-गांव जाकर वो जिस धन और जेवरात की लूट करता था वो सारा धन और जेवरात वो मोगरा को लाकर दे देता, जिससे मोगरा भी काफी खुश थी। और इसी के चलते गांव वालों को भी ये पता चल चुका था कि जो धन और जेवरात जॉर्जी उनसे लूट कर ले जाता है वो उसे खुद ही हजम कर रहा है,
और इसीलिए अब गांव वालों ने परेशान होकर एक दिन जॉर्जी के घर पर हमला कर दिया, जिसके बारे में जब जॉर्जी को पता चला तो उसने सारा धन और जेवरात उस घर की बेसमेंट में जाकर एक अलमारी में छुपा दिया और इसके बाद वो उन गांव वालों को मारने के लिए बाहर निकल आया, जहां उसने उन सभी गांव वालों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। और दोस्तों इसी वजह से वो गांव वाले आदमी वहीं पर मारे गए। पर दोस्तों वहीं मोगरा भी ये सब होता देख रही थी, जिसने मौके का फायदा उठाकर जॉर्जी के पेट में ही खंजर घुसा दिया, क्योंकि दोस्तों अब वो उस इकट्ठे किए गए धन और जेवरात को लेकर काफी लालची हो चुकी थी और वो इस पूरे धन पर सिर्फ अपना ही हक समझने लगी, जिसके चलते उसने जॉर्जी को भी वहीं खत्म कर दिया। पर दोस्तों वहीं जॉर्जी भी कुछ कम नहीं था, उसने मरने से पहले मोगरा पर भी गोली चला दी, जिस वजह से वो भी वहीं पर मारी गई। पर अब क्योंकि उसे उस खजाने को हासिल करने की भूख थी तो मरकर भी उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रही, जिस वजह से वहां जो भी जाता था वो उसे मार डालती। तो अब दोस्तों गौतम ये पूरी कहानी समझ चुका था कि मोगरा की आत्मा ही वो शक्ति थी जिसने एलेक्स के पूरे परिवार को खत्म किया था, और साथ ही उसे ये भी पता चल चुका है कि जॉर्जी का छुपाया हुआ खजाना उसी घर की बेसमेंट में ही मिलेगा। तो अब दोस्तों गौतम उस आदमी को ये पूरी कहानी बताने के लिए शुक्रिया कहता है और वापस घर आ जाता है, जहाँ आते ही वो उन सबको जॉर्जी की बताई हुई पूरी कहानी बताता है और वो उन्हें बताता है कि उन्हें वो खजाना इसी घर की बेसमेंट में ही मिलेगा। तो अब दोस्तों वो सभी जल्दी से बेसमेंट में आकर उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, जहां जब वो दरवाजा खोल ही रहे थे कि तभी मोगरा की आत्मा आकर आरजी को अपने वश में कर लेती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने कई साल पहले एलेक्स की पत्नी कैथरीन को वश में किया था। और अब दोस्तों इसके चलते ही आरजे उन सबको मारने की कोशिश करने लगा और इसी दौरान उसने खुद का गला दबाकर भी खुद को वहीं पर खत्म कर लिया, जिसके बाद मोगरा की आत्मा उसे घसीटती हुई बेसमेंट में ले गई। और अब दोस्तों ये सब होता देखकर वो तीनों एकदम से दंग रह गए कि कैसे एक पल में ही उस आत्मा ने उनसे उनका सबसे करीबी दोस्त छीन लिया। और अब ये सब देखकर आकांक्षा वहीं पर बैठकर रोने लगी। और दोस्तों यहाँ वो नकुल और गौतम को जो बात कहती है ये सुनकर वो दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। वो रोते हुए उन्हें कहती है कि इस सब की जिम्मेदार वो खुद है, यानी आरजी की जान उसी की वजह से गई, जिसे सुनते ही नकुल उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, यहाँ आने का फैसला तो हम सब ने अपनी मर्जी से ही किया था ना, तो फिर तुम इस सब की जिम्मेदार कैसे हुई। जहाँ दोस्तों गौतम उसे जवाब देते हुए कहता है कि यही सब की जिम्मेदार है, क्योंकि असल में इसका नाम आकांक्षा नहीं बल्कि क्लारा है, जो कि इस घर के मालिक एलेक्स और कैथरीन की बेटी है। अब दोस्तों ये बात सुनते ही आकांक्षा भी काफी शॉक हो चुकी थी। जहां आगे गौतम इन्हें कहता है कि ये आरजे की मौत का जिम्मेदार खुद को इसीलिए मान रही है क्योंकि इसे बचपन से ही इस घर के हालातों का पता था। इसे अच्छे से पता था कि इस घर में खजाने के साथ साथ एक बुरी आत्मा भी मौजूद है, पर ये सब जानते हुए भी ये हमें यहाँ तक लेकर आई। ये जानती थी कि हमारी मदद के बिना ये उस खजाने तक कभी नहीं पहुँच पाएगी, इसीलिए 2 साल पहले ही ये हमारे ग्रुप में शामिल हुई ताकि मेरी यानी एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट की मदद लेकर ये उस खजाने को हासिल कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इसने खुद ही वो किताब लिखी थी जिसमें इस घर की पूरी कहानी लिखी हुई थी, क्योंकि वो सब इसने अपनी आंखों से इस घर में होते हुए देखा था। कई साल पहले इस घर में जो घटना हुई थी उसमें इसके माँ बाप एलेक्स और कैथरीन तो बच नहीं पाए, पर ये उस घटना से बच निकली और तब से ही ये उस खजाने को हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है। और इसका प्लान कामयाब तब हुआ जब ये हमारे ग्रुप में शामिल हुई, क्योंकि इस घर में दाखिल होने के लिए इसके पास हमसे अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो अब दोस्तों ये सुनते ही क्लारा उन्हें कहती है कि तुमने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है, पर मैं इस घर में सिर्फ खजाने के लिए नहीं आई बल्कि इसीलिए आई थी क्योंकि इस घर में मेरे माँ बाप की यादें जुड़ी हुई है जिनके साथ मैं जीना चाहती थी, और इसीलिए मुझे लगा था कि शायद तुम तीनों इस घर को उस बुरी शक्ति से आजाद करवा सकते हो, पर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसमें किसी की जान भी चली जाएगी। वो गौतम को कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम लोगों को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, अगर तुम सब यहाँ नहीं आते तो आरजी शायद जिंदा होता। दोस्तों अब ये बोलते ही क्लारा काफी रोने लगी थी कि तभी गौतम उसे कहता है कि आरजे मरा नहीं बल्कि वो जिंदा है। तुम्हें पता है मैंने उसे हमारे ग्रुप में शामिल क्यों कर रखा था? मैंने उसे ग्रुप में इसी के लिए रखा था क्योंकि वो पेशे से एक जादूगर है और अभी अभी हमने जो उसके साथ होते हुए देखा वो उसी की एक मैजिक ट्रिक थी। तो अब दोस्तों ये बोलते ही गौतम आरजे को बाहर आने के लिए कहता है, जिसे देखकर नकुल और क्लारा काफी खुश हो चुके थे। और यह क्लारा उसे कहती है कि तुम दोनों ने ये नाटक क्यों किया, मुझे तो लगा था कि शायद हम आरजे को हमेशा के लिए खो चुके हैं। जिस पर गौतम उसे कहता है कि अगर मैं आरजे की मौत का नाटक नहीं करता तो तुम मुझे अपनी सच्चाई कैसे बताती। वैसे तो मैं काफी पहले ही तुम्हारा सच जान चुका था, पर मुझे तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे ही मुंह से सुननी थी।
इसीलिए हम दोनों ने आरजी की मौत का ये नाटक किया। तो अब दोस्तों क्लारा उन्हें कहती है कि अगर ये पूरा नाटक तुम दोनों का था तो इसका मतलब ये घर बुरी शक्तियों से आजाद हो चुका है। जिस पर गौतम उसे कहता है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, वो बुरी शक्तियां आज भी यहाँ मौजूद हैं। जिस पर क्लारा उसे कहती है कि अब तक हमें वो बुरी शक्तियां यहाँ महसूस क्यों नहीं हुई, क्योंकि अब तक तो वो बुरी शक्ति हमें खत्म कर चुकी होती, उसने अब तक हमें जिंदा क्यों रखा। दोस्तों तभी गौतम उसे कहता है कि असल में हम जिस घर में अभी खड़े हैं वो मॉर्गन हाउस है ही नहीं, वो घर तो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और उस घर में आज भी मोगरा की आत्मा बसती है। और आगे गौतम उन्हें कहता है कि उस टाइम पर जॉर्जी ने एक ही नक्शे के 2 घर बनवाए थे और अभी हम दूसरे घर में ही खड़े हैं, इसीलिए अब तक हमें मोगरा की आत्मा यह महसूस नहीं हुई। वो कहता है कि जब हम मॉर्गन हाउस जा रहे थे तो मैंने ही उस रास्ते को बंद करवाया था और उसके बाद दूसरे रास्ते से वहां जाने के बहाने मैं तुम सबको यहाँ ले आया ताकि मैं तुमसे जान सकूं कि तुम एलेक्स और कैथरीन की बेटी क्लारा ही हो, और मैं ये जान भी चुका हूँ। तो इसीलिए अब क्योंकि मॉर्गन हाउस की असली वारिस तुम हो तो इसीलिए उस घर और उसके अंदर पड़े खजाने के ऊपर तुम्हारा ही हक बनता है, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि जिस चीज पर तुम्हारा हक बनता है मैं वो चीज तुम्हें जरूर दिलवाऊंगा। तो अब दोस्तों वो तीनों उससे पूछते हैं कि आखिर तुम ये करोगे कैसे, क्योंकि जिस आत्मा को रोकने के लिए तुम्हारे पिता डायनमो ने अपनी जान गंवा दी तुम उसे कैसे रोकोगे। जिस पर गौतम उसे कहता है कि वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं यहाँ आने से पहले अपने कुछ साथियों से मिलकर आया था जो कि उस घर में विधि करने के लिए मेरी मदद करने वाले हैं, पर उसके लिए मुझे तुम तीनों में से एक का साथ चाहिए। हमें किसी एक के शरीर में मोगरा की आत्मा को कैद करना होगा और उसके बाद ही हम उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो अब दोस्तों उसकी बात सुनकर क्लारा उसे कहती है कि इस काम को मैं करूंगी, तुम बस ये बताओ कि विधि कब शुरू करनी है। तो अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि गौतम अपने कुछ साथियों के साथ मॉर्गन हाउस में क्लारा पर एक विधि करनी शुरू कर देते हैं जिसमें वो क्लारा के शरीर में मोगरा की आत्मा को कैद करने वाले थे। पर दोस्तों वहीं जैसे ही क्लारा के शरीर में मोगरा की आत्मा आती है तो वो वहां पर तबाही मचानी शुरू कर देती है, जिसे देखकर गौतम भी काफी हैरान हो चुका था क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मोगरा की आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि उसकी विधि का भी उस पर कोई असर नहीं होगा। तो अब दोस्तों मोगरा की आत्मा उन सब पर अपनी शक्ति से हमला करती है जिसमें वो सभी काफी जख्मी हो चुके थे। पर दोस्तों वहीं जैसे तैसे करके गौतम ने अपनी तंत्र विद्या से क्लारा को काबू कर लिया और वो जल्दी से जल्दी अपने साथियों के साथ क्लारा को एक ऊंची चोटी पर लेकर जाता है जहां गौतम के साथियों ने पहले से ही विधि करने का इंतजाम कर रखा था। और दोस्तों यहाँ वो क्लारा को एक बड़े से पांव के निशान के बीचों बीच खड़ा कर देता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि भगवान हनुमान के पैर का निशान था, जिसमें खड़े होते ही मोगरा बिल्कुल कमजोर पड़ने लगी थी। और दोस्तों इसी मौके का फायदा उठाकर गौतम अपने साथियों के साथ लगातार विधि करनी शुरू कर देता है जहां वो सभी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उस विधि को पूरा करते हैं। और दोस्तों तभी हम देख पाते हैं कि वहां भगवान हनुमान का एक बड़ा सा साया प्रकट होता है जिसने अपनी शक्ति से मोगरा की आत्मा को वही खत्म कर दिया और दोस्तों क्लारा भी वहीं पर बेहोश हो गई। तो अब दोस्तों इसके अगली सुबह हम गौतम की टीम को मॉर्गन हाउस के बाहर खड़ा देखते हैं जहां वो सभी वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे। और दोस्तों अब गौतम क्लारा को कहता है कि अब इस घर पर तुम्हारा हक है, अब तुम यहाँ सुकून से रह सकती हो। जैसा कि मैंने वादा किया था कि जिस चीज पर तुम्हारा हक है मैं वो तुम्हें जरूर दिलाऊंगा, तो अब मैंने अपना वादा पूरा किया। जिस पर क्लारा उसे कहती है कि मैं तुम लोगों का जितना भी शुक्रिया करूं उतना कम है, पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इस घर में जो भी खजाना है उस पर हम चारों का हक है, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो मैं अपने माँ बाप के घर में कभी नहीं रह पाती। तो अब दोस्तों वैसे तो ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, पर इसके बाद हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन को भी देख पाते हैं जहां जब वो सभी शहर लौटने की तैयारी कर रहे थे तो गौतम को वहां पर एक आदमी दिखाई देता है जिसने गौतम को मोगरा और जॉर्जी की कहानी सुनाई थी। और दोस्तों यहाँ वो गौतम की तरफ देखकर लगातार हंसे जा रहा था क्योंकि दोस्तों ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मोगरा का पति जॉर्जी ही था, जो कि मोगरा की तरह ही उस घर और उसके अंदर पड़े खजाने पर अपना हक समझता है। और यहाँ गौतम भी उसे देखकर थोड़ी स्माइल करता है क्योंकि दोस्तों वो भी समझ चुका था कि ये आदमी कौन है, क्योंकि दोस्तों एक बार गौतम उस मॉर्गन हाउस की बेसमेंट में गया था जहां उसे एक तस्वीर मिली थी जिस पर जॉर्जी का नाम लिखा हुआ था और उस तस्वीर में इसी आदमी का चेहरा बना हुआ था। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। जहाँ हम लास्ट सीन को समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि अगले पार्ट में जॉर्जी इन्हें इसी घर में कैद करने वाला है और वो मोगरा की तरह ही इन्हें इस घर में कैद करके मारने की कोशिश करेगा। और अब देखना होगा कि कैसे गौतम की टीम खुद को यहाँ से आजाद करवाएगी। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, हम दोबारा मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखें और चैनल को सपोर्ट करते रहें।